नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपनी कक्षा रैंकर हब स्टडी पॉइंट में। आज की कक्षा में हम मौर्य वंश के विषय में अध्ययन करेंगे। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के विषय में अध्ययन किया। हम लोगों ने देखा कि किस तरह हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के द्वारा उस वंश की नींव डाली गई और धीरे धीरे उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा भारत के ऐतिहासिक शासन क्रम में शासन किया गया। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि किस तरह से तत्कालीन तीसरे राजवंश अर्थात नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या करके भारत के पहले चक्रवर्ती राजवंश या मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। इस कहानी के विषय में आप लोगों ने प्रिय विद्यार्थियों टीवी में अवश्य देखा होगा कि किस तरह चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य, तीनों एक ही व्यक्ति का नाम था। चाणक्य के तीन नाम थे, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। उसके द्वारा धनानंद के सभागार में यह प्रतिज्ञा की जाती है कि हम संपूर्ण नंद वंश का नाश कर देंगे। और संपूर्ण नंद वंश के नाश करने के इस प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए चाणक्य को एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो उसके प्रतिज्ञा निभाने में उसके सहयोगी की भूमिका के रूप में काम करता। कथाएं अलग अलग मिलती हैं। कुछ ग्रंथों में, जैसे जैन ग्रंथ प्रशिष्ट पर्वन, हेमचंद के प्रशिष्ट पर्वन में हम पाते हैं कि कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त के द्वारा किस तरह से एक छोटे बालक को सैन्य शिक्षा में प्रशिक्षण देकर निपुण किया जाता है और मगध की गद्दी पर बैठाने के लिए प्रक्रिया की जाती है या प्रयास किया जाता है। इस क्रम में हम आगे देखते हैं कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त करता है, लालन पालन में सहयोग के साथ साथ सैन्य शिक्षा दीक्षा में भी सहयोग करता है। और कालांतर में आप देखते हैं कि 322 ईसा पूर्व के आसपास नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या कर दी जाती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चाणक्य के सहयोग से। और नंद साम्राज्य पर अधिकार करने के बाद भारत के पहले चक्रवर्ती राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी के लिए हमारे पास मुख्य रूप से 3 तरह के साक्ष्य या स्रोत उपलब्ध होते हैं। पहला हम देखते हैं तो साहित्यिक स्रोत उपलब्ध होता है, साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, यानी कि लिखा पढ़ी वाले वो साक्ष्य जो किताबों में अंकित किए गए, पांडुलिपि में अंकित किए गए, वो उपलब्ध होते हैं। दूसरा हम देखते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण हमें मिलते हैं, जो विदेशी भारत आए थे, जो उसके शासनकाल में भारत आए, उसके बाद भारत आए, उनके विवरण में भी हमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के विषय में जानकारी मिलती है। और तीसरा हम देखते हैं तो तीसरा हमें पुरातात्विक स्रोत दिखाई पड़ता है। पुरातात्विक स्रोत में क्या है? अभिलेख है, स्मारक भवन है, मूर्तियां हैं, चित्रकला है। फिर उसके बाद हम देखते हैं महत्वपूर्ण रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक, तो किस तरह हम देखते हैं कि ये तीनों साक्ष्य मिला के हमें मौर्य वंश के विषय में जानकारी देते हैं। तो जब इन साक्ष्यों का हम विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि जहाँ जो हमारा पुराण है, जिसपे पुराणों से भी मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है, तो विशेष रूप से मत्स्य पुराण में आप देखेंगे तो मौर्य वंश और सातवाहन वंश के विषय में जानकारी मिलती है। और विष्णु पुराण से भी हमें मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो जब हम विष्णु पुराण को देखते हैं तो वहाँ हमें ज्ञात होता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि यह बहुत ही निम्न कुल में था। तो पुराण जहाँ इसे चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य के निम्न कुल के विषय में अगर हम देखते हैं तो विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस में भी वृषद शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका आशय निम्न कुल से लिया जाता है। लेकिन वास्तव में हम देखते हैं तो जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ, जिनकी प्रमाणिकता वैदिक ग्रंथों की तुलना में ज़्यादा होती है, पुराणों की तुलना में ज़्यादा है, वह चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय शासक बताते हैं, क्षत्रिय बताते हैं। तो क्षत्रिय के विषय में अगर हम देखते हैं तो हमें सही भी प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं तत्कालीन समय में वर्ण व्यवस्था बहुत ही जटिल हो गई थी और चाणक्य जैसा ब्राह्मण किसी निम्न कुल के व्यक्ति को शायद ही गद्दी पर बैठाने का प्रयास करता। जो भी है, चंद्रगुप्त के कुल के विषय में विवाद है, उस पर हम बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं। हम सिर्फ अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर चर्चा करते हैं। तो उस चर्चा के क्रम में हम पाते हैं कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र चाणक्य के शासन व्यवस्था के विषय में जानकारी दिया है। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त के अर्थशास्त्र में आप देखेंगे तो वहाँ पे आप चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किस तरह से शासन प्रबंध किया जाता है, किस तरह से शासन प्रबंध का आधार जन कल्याणकारी होता है कि प्रजा के हित में ही राजा का हित है और प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। तो उसको आधार बनाकर किस तरह कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की और उसी के आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य शासन करता है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में आप देखेंगे तो सप्तांग सिद्धांत की व्यवस्था किया है, यानी राजा की सहायता के लिए 7 अंगों की बात कही गई है। सप्तांग में कौन कौन? स्वामी यानी कि राजा,
अमात्य यानी कि मंत्री, जनपद, स्वामी अमात्य जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। ये सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में दिया है। अर्थशास्त्र के विषय में अगर हम देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों तो पाते हैं कि अर्थशास्त्र अपने मूल रूप में हमें प्राप्त नहीं होती है। अर्थशास्त्र पुस्तक खंडित रूप में प्राप्त होती है, अर्थशास्त्र की पांडुलिपि प्राप्त होती है और जिनको संग्रहित करने का काम आप देखेंगे तो आर शाम शास्त्री नामक एक इतिहासकार द्वारा 1905 ईस्वी में किया जाता है। 1905 ईस्वी में इनके द्वारा सारे पांडुलिपि को संकलित करके इकट्ठा किया जाता है और 1909 में सबको लिपिबद्ध करके संस्कृत भाषा में उसका अनुवाद करके मतलब छपाई की जाती है। यानी 1909 में पहली प्रकाशन होती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, ठीक है, आर शाम शास्त्री के द्वारा, और 1915 में देखेंगे आर शाम शास्त्री के द्वारा ही इसे अंग्रेजी भाषा में भी प्रकाशित किया जाता है। तो इतिहास के इन बिंदुओं को एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हमने बताया। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र आर शाम शास्त्री ने 1905 में संकलित किया था, ठीक है, और 1909 में प्रकाशित किया था। जब 1909 में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को प्रकाशित किया तब यह मूल रूप से संस्कृत भाषा में थी, और बाद में आप देखेंगे पुनः 1915 में भी इसका प्रकाशन किया था। और जब 1915 में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र का प्रकाशन किया तो आप देखेंगे उसकी भाषा अंग्रेजी थी, ठीक। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि कलिंग और रंग महाजनपद तत्कालीन समय में हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। और हाथियों की जरूरत क्यों थी? क्योंकि आप देखेंगे आप धीरे धीरे साम्राज्य विस्तार की रणनीति अपनाई जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा तमाम युद्ध लड़े जाते हैं, बिंदुसार के द्वारा युद्ध लड़े जाते हैं, तो उस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए हाथियों का प्रयोग सेना के सहायक के रूप में किया जाता था या सेना में संचालन के रूप में किया जाता था। तो हाथियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। फिर आप देखते हैं काशी सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थी। सूती वस्त्रों को दुकुल कहा गया है। सूती वस्त्रों को क्या कहा गया है? दुकुल कहा गया है। काशी सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थी। कंबोज देखेंगे तो कंबोज अपने घोड़े के लिए विख्यात था। अब देखिए हाथी और घोड़े इन दोनों की जरूरत तत्कालीन समय में सेना में अनिवार्य रूप से थी। और आप देखते हैं कि कलिंग, अशोक ने कलिंग का जब विजय कर लेता है और वहाँ से पर्याप्त संख्या में हाथी और जंगली शस्त्र से मिलते, जंगली पेड़ पौधे मिलते हैं, लोहे मिलते हैं, जिससे वो अपना युद्ध में आगे प्रयोग करता है। कलिंग के युद्ध में आप देखेंगे। फिर आप देखेंगे मगध बाट बनाने वाले पत्थर के लिए प्रसिद्ध आपको दिखाई पड़ता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है, ठीक। फिर अर्थशास्त्र के विषय में देखेंगे तो अर्थशास्त्र के विषय में हमने पहले बताया कि यह एक राजनीतिक ग्रंथ है और इस पुस्तक से तत्कालीन समाज की राजनीतिक व्यवस्था या शासन प्रबंध के विषय में जानकारी मिलती है। यह मूल रूप से 180 उपभागों में विभाजित है, ठीक है। 15 अधिकरण है, 180 उप प्रकरण, मतलब 15 बड़े बड़े अंश इसके हैं अर्थशास्त्र के और 180 छोटे छोटे अंश। तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट विषय था हमने लिख दिया है। फिर आप देखते हैं अगला विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस। विशाखादत्त आप देखेंगे कि गुप्त काल के लेखक थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखा है मुद्रा राक्षस। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में इन्होंने वृषल शब्द का प्रयोग किया है। देखिए कौन सा शब्द? वृषल शब्द का प्रयोग किया है। और वृषल का अर्थ जो है आप देखेंगे तो तत्कालीन और वर्तमान विद्वानों ने निकाला निम्न कुल से। तो जो भी है एग्जाम में ये पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में मिलता है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे बता दिया है कि विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस में वृषल शब्द का प्रयोग मिलता है। और देखेंगे विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस पे बाद में टीका लिखी जाती है ढूंढीराज के द्वारा, ठीक है। 9वीं शताब्दी में आप देखेंगे तो 9वीं शताब्दी में ढूंढीराज के द्वारा विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी जाती है। और विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस नामक नाटक से ही हमें स्पष्ट मिलता है कि किस तरह कौटिल्य द्वारा या चाणक्य या विष्णुगुप्त के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है, और किस तरह षड्यंत्र के माध्यम से नंदवंश के साम्राज्य पर विजय प्राप्त किया जाता है। आप इसको अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि प्रारंभ में चंद्रगुप्त मौर्य सीधे सीधे साम्राज्य के केंद्रबिंदु पर अध्ययन करने का प्रयास करता है और असफल हो जाता है, कहानी में आप देखेंगे। फिर बाद में आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य गाँव के कुछ कथाओं से सीख लेता है और उसे ज्ञात होता है कि अगर चंद्रगुप्त के धनानंद के केंद्र के बीचों बीच अगर हमको विजय प्राप्त करना है, यानी पूरे साम्राज्य पे विजय प्राप्त करना है, तो सबसे पहले सीमावर्ती क्षेत्रों पर यानी उसके आसपास के छोटे छोटे क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करना होगा। इस तरह सीख लेके आप मतलब इन सारी व्यवस्थाओं का, इन सारी आख्याओं का वर्णन आप देखेंगे तो विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस में आपको दिखाई पड़ेगा। फिर आप देखेंगे सोमदेव के कथा सरित सागर और क्षेमेंद्र के बृहत कथा मंजरी, इन दोनों पुस्तकों से हमें आप देखेंगे सोमदेव के कथा सरित सागर और क्षेमेंद्र के बृहत कथा मंजरी से चंद्रगुप्त मौर्य के जाति को लेके तमाम तरह के तर्क वितर्क किए गए हैं, ठीक। पर प्रमाणिकता जो है वो आपको बहुत ज़्यादा कौटिल्य के अर्थशास्त्र को आधार बनाकर माना जा सकता है। आपको याद रखना है कि सोमदेव ने पुस्तक कौन सी लिखी? कथा सरित सागर।
और क्षेमेंद्र ने कौन सी पुस्तक लिखी है, वृहत कथा मंजरी। तो दोनों पुस्तकों को आपको याद रखना है। फिर आगे देखते हैं हम बौद्ध वंश, बौद्ध धर्म के ग्रंथ है दीपवंश और महावंश। दीपवंश की रचना आप देखते हैं वाचिस्क के द्वारा की जाती है। तो बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश से आपको श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के विषय में जानकारी मिलती है। इसी ग्रंथ से हमें यह पता चलता है कि जब अशोक देखते हैं, जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री संघमित्रा को आप देखते हैं, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो अशोक ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक खुद जाता है, जिसके विषय में यहाँ जानकारी मिलती है। ताम्रलिप्ति पश्चिम बंगाल में पड़ता था। तो आप देखते हैं ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक अशोक जाता है और वहाँ से विदाई करता है अपने पुत्र और पुत्री का, कहाँ, श्रीलंका के लिए। ठीक है, जल मार्ग से यात्रा होता है श्रीलंका का। फिर आप देखते हैं कि जैन ग्रंथ भद्रबाहु के कल्पसूत्र, जैन ग्रंथ भद्रबाहु के कल्पसूत्र और हेमचंद की एक पुस्तक है परिशिष्ट पर्वन, ये भी जैन पुस्तक है। तो याद रखिएगा, दो चीज़ें याद रखिए यहाँ। पहले क्या कि जैन भद्रबाहु के पुस्तक का नाम है कल्पसूत्र, जो जैन धर्म से संबंधित है, और दूसरा हेमचंद की पुस्तक का नाम है परिशिष्ट पर्वन, वह भी जैन धर्म से संबंधित है। इन दोनों पुस्तकों से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम जीवन के विषय में जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य के क्षत्रिय होने के विषय में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत की यात्रा, यानी दक्षिण भारत जब मगध में अकाल पड़ जाता है तो दक्षिण भारत की यात्रा के विषय में जानकारी मिलती है। और बाद में आप देखते हैं दक्षिण भारत में ही चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जब अकाल से नहीं निपट पाता है तो आत्मग्लानि या किसी अन्य कारण से, जिसके विषय में स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जैन धर्म की जो प्रथा थी संथारा, इसे संलेखना भी कहा जाता था, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणी की है, तो संथारा या संलेखना विधि से अपने जीवन का अंत करता है। तो इसके विषय में हमें जानकारी हेमचंद के परिशिष्ट पर्वन और क्षेमेंद्र के वृहत कथा मंजरी, इन दोनों पुस्तकों से मिलती है। भद्रबाहु के कल्पसूत्र से भी मिलती है। ठीक है, तो इन तीनों पुस्तकों से आपके चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम कालखंड के विषय में, श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक में यात्रा के विषय में, तथा जीवन के अंतिम अवस्था में किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का प्राणत्याग किया था या अपने जीवन का अंत किया था, उसके विषय में यहाँ जानकारी मिलती है। तो इस तरह आपको जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य हम बता दिए यहाँ पे, क्योंकि आप देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ता है। तो वहाँ पे आप देखेंगे, जो इसके पहले हम पढ़ा रहे थे जैन धर्म तो बताए थे जैन संगीतियों के विषय में, तो वहाँ पे आप देखेंगे मगध में जब 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ता है तो चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु दक्षिण भारत चले जाते हैं तथा स्थूलभद्र मगध में ही रुक जाते हैं। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत में जाता है, संलेखना विधि से जीवन का अंत कर लेता है अपने, और यहाँ पे जब अकाल समाप्त होता है तो भद्रबाहु वापस आते हैं। और इस तरह आपको दिखाई पड़ता है कि जैन संघ था वो 2 संप्रदायों में इस समय बढ़ जाता है, एक श्वेतांबर दूसरा दिगंबर, प्रथम जैन संगीत में। तो जो दक्षिण भारत गए थे वो दिगंबर कहलाते हैं और जो मगध में रह गए थे वो सफ़ेद वस्त्र धारण करने के अनुयायी थे तो वे श्वेतांबर कहलाते हैं। तो इसके विषय में चर्चा पूर्व की क्लास में हम कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, मेरे बिंदुओं पर ध्यान दीजिएगा, मेरे एक्सप्लेन पर ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे लिखे गए बिंदुओं पर ध्यान दीजिएगा। मेरा वादा है कि किसी भी परीक्षा में इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस हो या अन्य कोई भी परीक्षा हो। आपको कहीं ना कहीं यहाँ से नहीं तो मेरे लेक्चर से वो बिंदु आपको, वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगला देखते हैं आप, आइए पुरातात्विक स्रोत के बारे में। तो पुरातात्विक स्रोतों में हम देखते हैं अशोक के अभिलेख। जैसा कि जानते हैं कि अशोक के बहुत सारे अभिलेख मिले हैं जिसे टिफेंथलर ने खोजा था तथा जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले 1837 में पढ़ा था। ठीक, सबसे पहले आप देखेंगे अशोक के अभिलेखों को 1750 ईस्वी में टिफेंथलर ने 1750 में टिफेंथलर ने खोजा था अशोक के अभिलेखों को, और 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने प्रियदर्शी का पहचान अशोक से किया था। तो आप देखेंगे सबसे पहले 1750 में अशोक के अभिलेखों की खोज टिफेंथलर के द्वारा की जाती है, और 1837 ईस्वी में, सॉरी विद्यार्थियों, 1837 ईस्वी में आप देखेंगे जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इसका वाचन किया जाता है या पढ़ा जाता है। तो इस तरह आप देखते हैं अशोक के अभिलेखों से हमें मौर्य वंश के विषय में तमाम जानकारी मिलती है। जैसे अशोक के अभिलेखों के आधार पर ही हमें संपूर्ण समझिए कि मौर्य काल के 80% से ज़्यादा विषय की जानकारी मिलती है। यहाँ तक कि आप देखेंगे एक इतिहासकार है डॉक्टर आर डी भंडारकर एक इतिहासकार हैं। तो उन्होंने अशोक के अभिलेखों के आधार पे ही संपूर्ण मौर्य साम्राज्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। आर डी भंडारकर पूरे मौर्य साम्राज्य का इतिहास अशोक के अभिलेखों के आधार पे ही लिखने का प्रयास किया है। तो इस तरह आपको ये दिखाई पड़ जाता है। फिर आप देखते हैं भवन।
आप देखेंगे मौर्य काल में आपको पटना के कुम्भराहार नामक स्थान से अशोक के राजप्रसाद, अशोक के जो राजसी वैभव था उसके अवशेष मिलते हैं। जब खुदाई की गई तो लकड़ी के बहुत बड़े महल के अवशेष मिले हैं पटना के कुम्भराहार, बिहार के कुम्भराहार नामक स्थान से। तो आप देखते हैं उससे अशोक के वैभव के बारे में जानकारी मिलती है। वहाँ आप देखेंगे तो वहाँ विदेशी इतिहासकार स्ट्रैबा कहता है कि सूसा और एकबतना जो उस समय सबसे प्रसिद्ध थे महल के लिए, उसके महल की तुलना में भी ये बहुत बेहतरीन महल था, ऐसा वो लोग लिखते हैं कि सूसा और एकबतना के जो महल थे उससे भी बेहतरीन महल चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद था। तो इस तरह आप चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद की महत्ता के विषय में जानकारी पाते हैं। एक विषय वो हो गया। दूसरा हम देखते हैं गुफा। तो आप देखेंगे कि अशोक ने कड़, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी, ये गुफाएं जो थी काट के आप देखते हैं और भिक्षुओं को दान की जाती है। आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को दान किया जाता है, वहाँ पे रहते हैं वो लोग और भिक्षुक जीवन व्यतीत करते हैं। तो इससे जानकारी आपको मिलती है कि अशोक यद्यपि बौद्ध धर्म का अनुयायी था किंतु वह किसी भी धर्म का विरोधी नहीं था, सभी धर्मों का वो सम्मान करता था। फिर ठीक है, तो ये गुफा के विषय पा जाते हैं। फिर मृदभांड, आप मिट्टी के जो बर्तन पाते हैं तो आप देखेंगे कि इस काल में पके हुए मिट्टी के बर्तन का प्रयोग किया जाता है। तो इससे आपको पता चलेगा कि उस काल के लोग पके हुए मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे जो आकर्षक धातु आकर्षक रंग से रंगे भी जाते थे। ठीक है, फिर आप देखेंगे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये सबसे महत्वपूर्ण है प्रिय विद्यार्थियों। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें प्राचीन भारत में सिंचाई की व्यवस्था के विषय में सबसे अच्छी जानकारी मिलती है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ही हमें जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था, मौर्य वंश का जो पहला शासक था, जो मौर्य वंश का पहला चक्रवर्ती शासक के रूप में भी जाना जाता है, कि उसके द्वारा प्रजा के सिंचाई की सुविधा, चूँकि इसके पहले आप देखते हैं अकाल पड़ा हुआ था मौर्य वंश के शासनकाल में, तो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य आप देखते हैं चूँकि अकाल से निपट नहीं पाता है लेकिन निर्देशित करके जाता है। तो अशोक का जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो सेनापति होता है, राज्यपाल होता है सौराष्ट्र प्रांत यानी गुजरात, सौराष्ट्र पड़ता है गुजरात में आप, तो सौराष्ट्र यानी कि गुजरात का जो राज्यपाल होता है वहाँ देखते हैं सुदर्शन झील का निर्माण करवाता है, बहुत बड़ा झील का निर्माण करवाता है बांध बनवाकर, और जिससे सिंचाई, खेतों की सिंचाई की जाती थी। और बाद में आप देखेंगे कि अशोक का जो राज्यपाल था तुषास्प, अशोक का राज्यपाल देखेंगे जो तुषास्प था, तो तुषास्प उससे नहरें निकलवाता है और सिंचाई का साधन का और विस्तार करता है। फिर देखेंगे आप सुविशाख के शासनकाल में, सुविशाख मतलब ये भी राज्यपाल था, किसका था आप देखेंगे तो रुद्रदामन का, तो वो नहरों का विस्तार करवाता है। और फिर आप देखते हैं जब सारे नहरें टूट के ख़त्म हो जाती है, एकदम मतलब टूट जाती है नहर, तो आप बिना चंदा पर चंदा या शासन प्रबंध या जनता पर अतिरिक्त कर लगाए रुद्रदामन के द्वारा आप देखते हैं कि पूरा का पूरा बांध का जीर्णोद्धार किया जाता है। और ये जीर्णोद्धार का काम जो करता है चक्रपालित, जो वहाँ का राज्यपाल होता है चक्रपालित, उसके द्वारा की जाती है। वह पड़दत्त का पुत्र था। ठीक, तो इस तरह सुदर्शन झील बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स के लिए और इससे नियमित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए प्रिय विद्यार्थियों इसको याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए कि बहुत बड़ा बांध होता है और बांध को तोड़वा के फिर सिंचाई की व्यवस्था वहाँ पे की जाती है। बांध टूट जाता है तो सिंचाई की व्यवस्था हो नहीं पाती है, फिर पुनः बांध का निर्माण किया जाता है। अगला देखते हैं स्थापना। आप चंद्रगुप्त मौर्य के ऐतिहासिक राजवंश के क्रम में आते हैं और पहला देखते हैं जो शासक है उसके बारे में। तो आप जानते हैं कि मौर्य वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। वह 322 ईसा पूर्व के आसपास मगध की गद्दी पर बैठता है चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त के सहयोग से, और 298 ईसा पूर्व तक शासक करता है, लगभग 24 साल तक शासन करता है। तो उसके बारे में ये देखते हैं। पहला स्थापना क्या है कि अपने गुरु चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद, चूंकि अंतिम क्यों था, क्योंकि उसकी हत्या कर दी जाएगी, गद्दी छीन ली जाएगी तो शासक बनेगा ही नहीं कोई। तो आप देखेंगे नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या कर देता है पराजित करके, और धनानंद की हत्या करने के बाद मगध में एक नए राजवंश मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो यहाँ ये प्रश्न पूछता है प्रिय विद्यार्थियों कि किसके सहयोग से करता है, तो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के सहयोग से करता है। वही चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त जिसने अर्थशास्त्र नामक राजनैतिक या शासन प्रबंध से संबंधित ग्रंथ की रचना की थी। ठीक, फिर हम देखते हैं आगे मौर्य वंश की। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व के आसपास गद्दी पर बैठता है और 298 ईसा पूर्व के आसपास तक शासन करता है। बाद में आपको पहले बताया कि 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक के सरौबेलगोला में चला जाता है, वहाँ सलेखना विधि या संथारा विधि के द्वारा जीवन का अंत कर लेता है। तो इसके विषय में अगर हम देखते हैं आइए, तो अभी शासन की शुरुआत है, तो शुरुआत पे तो सेना मिल नहीं जाएगी,
तो चंद्रगुप्त मौर्य जब सेना नहीं मिली तो इसने देखा कि जो लोग घुमक्कड़ थे, लूटने का काम करते थे, डकैती का काम करते थे, इन लोगों को अपने सेना में इकट्ठा कर लिया। इससे दो फायदा हुआ, एक तो उसके शासनकाल में जो लोग लूट मार करते थे सारे लोगों को ये मिला लिया, तो अब लूट मार बंद हो गई, यानी कि अब देखें उसके शासनकाल में साम्राज्य में शांति हो गई। और दूसरा, उन्हें लूट मार करने वाले हत्यारों को इकट्ठा किया और उनकी सेना बनाया। ठीक, देखिए लिखता उनकी सेना 6 लाख लगभग लोगों को इकट्ठा किया और 6 लाख की सेना बनाकर तब उसके बाद नंदवंश पर आक्रमण किया। यानी कि जस्टिन और प्लूटार्क दोनों ये विदेशी लेखक थे और विदेशी मतलब थे, वहाँ पे उस समय आए थे। प्लूटार्क और जस्टिन दोनों उसके बाद भारत आते हैं, आप देखते हैं सिकंदर के साथ भी आता है। तो आप देखेंगे कि इन लोग बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख लोग थे और 6 लाख की सेना को लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत को रौद डाला, मतलब एकदम नरकमिष्ट कर डाला, परेशान कर डाला नंदवंश के शासनकाल में। और नंदवंश का अंत में समूल नाश कर दिया। नंदवंश का नाश करके फिर देखते हैं मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो इसकी सेना को आप देखेंगे कि जस्टिन या प्लूटार्क क्या कहते हैं कि डाकुओं का गिरोह कहते हैं, कि डाकुओं की सेना थी। इसकी जो सेना है डाकुओं की सेना थी। और बाद में आप देखेंगे तो इतिहासकार भी डाकुओं की सेना की संज्ञा देते हैं। तो आप फिर देखते हैं क्या 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य युद्ध हुआ था। सेल्यूकस कौन था? तो आप देखेंगे 326 ईसा पूर्व के आसपास जब सिकंदर विश्व विजय के अभियान या स्वप्न के साथ भारत आता है तो सीमावर्ती क्षेत्रों में विजित करके वापस चला जाता है और सेल्यूकस को अपना वहाँ पे राजदूत नियुक्त कर देता है। बाद में आप देखते हैं सीमावर्ती जो शासक था सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य भी युद्ध होता है 305 ईसा पूर्व के आसपास। लेकिन तब तक चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य प्रशिक्षित कर चुका था। चंद्रगुप्त मौर्य सन व्यवस्था में बहुत प्रशिक्षित हो चुका था। इसलिए आप देखते हैं किस तरह से सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य पराजित कर देता है। और चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित होने के बाद सेल्यूकस आप देखते हैं अपनी पुत्री हेलेना का विवाह कर देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। और साथ में 4 राज्य जो अफगानिस्तान के आसपास के क्षेत्र पड़ते हैं, हेरात, काबुल, कांधार और मकरान, इसे एरिया, आराकोसिया, जेनरेसिया और पेरिपेनिसदाई यूनानी भाषा में कहा जाता है। 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को प्रदान करता है। 500 हाथी देता है और उसके बाद अपना एक जो राजदूत कह सकते हैं या अपने एक अनुयायी के रूप में मेगास्थनीज को इसको भेजता है। यानी मेगास्थनीज कह सकते हैं कि सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। ठीक, बाद में आप देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध के बारे में मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में लिखता है। मूल आधार है उसको जानने के लिए, चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था को जानने का आधार मेगास्थनीज की इंडिका भी है। हालांकि यहाँ मैंने उल्लेख नहीं किया है, आगे मैं उसको लिख दूंगा जब अशोक को पढ़ाऊंगा। तो आप देखते हैं कि मेगास्थनीज अपनी इंडिका में उल्लेख करता है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि सेल्यूकस पराजित होता है और हेलेना का विवाह करता है और बदले में 4 प्रांत मैंने पहले ही बताया, हेरात, काबुल, कंधार और मकरान दहेज के रूप में दिया जाता है इसको। 500 हाथी देता है और मेगास्थनीज भी देता है। इसका उल्लेख प्लूटार्क करता है। फिर आप देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो नाम मिलता है विदेशी या यूनानी लेखों में वो सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस मिलता है। तो सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के नाम की प्रमाणिकता को लेकर बड़ी विवाद की स्थिति बनी हुई थी। और बाद में आप देखते हैं 1784 के आसपास जब विदेशी आप देखते हैं इतिहासकार भारत आते हैं, सर विलियम जोन्स, आप पढ़ेंगे आधुनिक भारत में एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक के रूप में। तो आप देखेंगे जब ये भारत आते हैं विदेशी इतिहासकार सर विलियम जोन्स, तो वो बताते हैं अध्ययन करने के बाद कि भाई ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था यही सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस है। तो यानी कि सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने की थी। एग्जाम में बहुत पूछता है, याद रखिएगा। फिर आप देखते हैं, इसको मैंने इसलिए यहाँ लिख दिया, ये अशोक के समय का बात था लेकिन जगह था तो मैंने लिख दिया, जगह का दुरुपयोग ना होने पाए उपयोग करने के लिए, कि टालमी फिलाडेल्फस ने डायोनिसियस को अशोक के राजदरबार में अपने राजदूत के रूप में भेजा था। ठीक, अब देखेंगे 3 राजदूत आएंगे। पहले आपने देखा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज, दूसरा बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस, तीसरा अशोक के शासनकाल में डायोनिसियस। तो ये 3 राजदूत आते हैं। ठीक, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी आप देखेंगे तो आपको डायमेकस दिखाई पड़ेगा, डायमेकस का उत्तराधिकारी आपको डायोनिसियस दिखाई पड़ेगा। फिर चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? तो आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। और यूनानी इतिहासकारों ने या जो विदेशी प्लूटार्क जस्टिन भारत में आए थे वो लोग लिखते हैं पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहते हैं, पालिम्ब्रोथा या पालीब्रोथा। तो यूनानी क्या कहते हैं? पालीब्रोथा। किसको कहते हैं? पाटलिपुत्र को। मैंने पहले ही बताया कि पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी और पाटलिपुत्र यानी कि पटना यानी बिहार में आपके वर्तमान स्थित है। और आप देखते हैं वहाँ के कुम्हराहार नामक स्थान से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं, यानी कि राजभवन के लकड़ी के, उस समय लकड़ी के राजभवन होते थे क्योंकि उस समय भी ये चूनी मिट्टी की व्यवस्था का विकास नहीं हुआ था।
सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आप देखेंगे गुप्त काल में आने के बाद ही ऐसी व्यवस्था का विकास होगा। बीच में आप देखेंगे अशोक के शासनकाल में एक नई प्रक्रिया, शिलालेख की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त के मौर्य के शासनकाल में ऐसी व्यवस्थाएं अभी आपको नहीं दिखाई पड़ेंगी। तो इस तरह देखते हैं आप, पाली प्रथा नाम से संबोधित करता है। फिर 298 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है, या चंद्रगुप्त मौर्य संलेखना विधि के द्वारा अपने जीवन का अंत कर लेता है, और उसके बाद आप देखते हैं बिंदुसार गद्दी पर बैठता है 298 ईसा पूर्व में, और 272 ईसा पूर्व तक, या कहीं कहीं 271 भी मिलता है, पर इतिहास ईसा पूर्व वाले इतिहास में एक साल को आप मैनेज करके चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक बिंदुसार गद्दी पर बैठता है। तो बिंदुसार का जो नाम मिलता है यूनानी साक्ष्यों में या यूनानी लेखकों के द्वारा अमित्रघात या अमित्रचोट मिलता है यूनानियों के द्वारा, और जैन ग्रंथ जो है बिंदुसार का नाम बताता है सिंहसेन, और जैन ग्रंथ में ही बिंदुसार की माँ का नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? माँ का नाम बिंदुसार की मिलता है दुर्धरा। जैन ग्रंथ में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा भी मिलता है। ठीक, ये बिंदुसार की माँ का नाम है। तो आप देखते हैं दिव्यावधान से हमें ज्ञात होता है कि बिंदुसार के शासनकाल में 2 बार विद्रोह हुआ था, 2 बार छोटी छोटी लड़ाइयाँ हुई थी, और उसे दबाने के लिए किससे जानकारी मिलती है? एग्जाम में जरूर पूछता है, तो याद रखिएगा ये जानकारी हमें दिव्यावधान नामक बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। क्या मिलती है? कि अशोक के शासनकाल में आप देखेंगे, बिंदुसार के शासनकाल में आप देखेंगे तो तक्षशिला में 2 विद्रोह होता है, और इन विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार पहले अपने बड़े पुत्र अशोक को भेजता है, और फिर जब अशोक के बाद आप देखते हैं दूसरे पुत्र सुसीम को भेजता है विद्रोह को दबाने के लिए। तो एग्जाम में ये पूछता है कि तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ था तो किसको भेजा गया था? याद रखिएगा, तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ था तो सबसे पहले अशोक जाता है, और फिर दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए दूसरा पुत्र सुसीम जाता है। स्ट्रैबा के अनुसार, ठीक, स्ट्रैबा के अनुसार यूनानी शासक एंटियोकस ने बिंदुसार के राज दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था, और बाद में आप देखते हैं बिंदुसार चूँकि सुनता है कि यूनान में मदिरा और सूखे अंजीर बड़े अच्छे किस्म के होते थे और दार्शनिक बहुत प्रसिद्ध हैं, तो बिंदुसार के द्वारा डाइमेकस से मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की जाती है, या आज्ञा मतलब अनुरोध किया जाता है। तो आप देखते हैं बाद में एंटियोकस मना कर देता है, कहता है भैया हम दार्शनिक नहीं भेज सकते, किसी व्यक्ति को नहीं भेज सकते हैं, हमारे यहाँ यह परंपरा नहीं है किसी व्यक्ति को भेजा जाए, हाँ लेकिन मदिरा और सूखे अंजीर हम आपको भेज रहे हैं। तो मदिरा और सूखा अंजीर प्राप्त करता है, लेकिन दार्शनिक नहीं प्राप्त करता है। याद रखिएगा, इसका उल्लेख किसने किया है? स्ट्रैबो ने। ठीक है, फिर आप देखते हैं बिंदुसार ने एंटियोकस से तो हो गया। फिर दिव्यावधान, ये भी बौद्ध ग्रंथ है। देखिए दिव्यावधान से ही ज़्यादा जानकारी मिलती है, दिव्यावधान से ही हमें मतलब जानकारी मिलती है कि अशोक अपने पुत्रों को छोड़ने के लिए कहाँ गया था? पश्चिम बंगाल के ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक गया था। ठीक है, पुत्र महेंद्र और पुत्र संघमित्रा को छोड़ता है, और श्रीलंका में जाकर ये लोग बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं, यानी विदेशों में प्रचार करते हैं, और जल यात्रा से जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो दिव्यावधान से ज्ञात होता है कि अशोक अवंत राष्ट्र का उपराजा था। अवंत राष्ट्र कहाँ था? उज्जैनी, ये देखेंगे उज्जैनी जो थी यही अवंत राष्ट्र था। तो किस पुस्तक से ज्ञात होता है? दिव्यावधान से। दिव्यावधान से आपको ज्ञात होता है कि बिंदुसार ने अशोक को उज्जैनी का या अवंती राष्ट्र का उपराजा नियुक्त कर दिया था। ठीक, और बाद में आप देखते हैं वहाँ पे जब तक बिंदुसार जीवित रहता है तब तक अशोक उज्जैनी से ही शासन करता है, यानी उज्जैनी के उपराजा के रूप में शासन करता है। फिर अगला देखते हैं, बिंदुसार के राजदरबार में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद रहती थी, यानी धीरे धीरे अब साम्राज्य बड़ा हो गया था, तो 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद रहती थी। इसका प्रधान कौन था? खल्लाटक था। खल्लाटक नामक एक व्यक्ति उसका मुखिया था। फिर आप देखते हैं बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? आजीवक धर्म का। इसके पहले आपने देखा किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अभी अशोक मिलेगा तो किस धर्म का अनुयायी मिलेगा? वो बौद्ध धर्म का अनुयायी मिलेगा। सुमेलित करने में पूछेगा, आप जानते रहेंगे तो उस सुमेलित करके फट से आंसर को टिक कर लेंगे। ठीक, तो आप अगला टॉपिक देखते हैं, चाणक्य के विषय में हम जानते हैं। इसका उपनाम विष्णुगुप्त भी था और कौटिल्य नाम से भी प्रसिद्धि प्राप्त है इसे। ठीक, तो आप देखते हैं चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के भी मंत्री थे, यानी प्रधानमंत्री थे, बिंदुसार के भी प्रधानमंत्री थे, और कुछ समय तक अशोक के भी प्रधानमंत्री रहे। बाद में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो आप देखते हैं इनके उत्तराधिकारी के रूप में राधागुप्त पहला प्रधानमंत्री बनता है, यानी कौटिल्य का उत्तराधिकारी कौन था? राधागुप्त था।
ठीक। तो इस तरह आप देखते हैं कि बिंदुसार तक के शासनकाल को हम समाप्त करते हैं। इसके बाद अगली कक्षा में हम अशोक के विषय में अध्ययन करेंगे। अच्छा, एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाया हुआ है ताकि आपके मौर्य वंश के पूरे शासकों का क्रम आपको याद हो जाए, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है क्या कि चाँद बिन आशा कर दास सदा सब्र है। चाँद माने चंद्रगुप्त मौर्य, आशा चाँद, चाँद में चा माने चंद्रगुप्त मौर्य, दा माने कुछ नहीं, यानी चाँद का मतलब पूरा का पूरा चंद्रगुप्त मौर्य, बिन का मतलब पूरा का पूरा बिंदुसार, आशा का मतलब पूरा का पूरा अशोक, कर का मतलब कुणाल, आप लास्ट में पढ़ेंगे शासकों के बारे में, दास का आप दशरथ, दशरथ के विषय में पढ़ेंगे जो वो गुफाओं को आजीवक संप्रदाय को दान देने के विषय में, तो दशरथ का भी उल्लेख मिलेगा वहाँ। सदा का संप्रति, ठीक है, और सब्र वाले भी दो लोग हैं, सप्तथनवा, इनका बहुत मतलब निगेटिव शासन मिलता है, कुछ ज़्यादा विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता है, खाली शासक के रूप में इनका उल्लेख मिलता है। और बृहद्रथ को देखेंगे तो ये अंतिम दिखाई पड़ेंगे आपको कि बृहद्रथ इस वंश के यानी मौर्य वंश के अंतिम शासक होते हैं और इनके अपने सेनापति पुष्यमित्र के द्वारा किस तरह इनकी हत्या कर दी जाती है और गद्दी पर एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना करती है। तो हमने यहाँ पे इस कोड को इसलिए लिख दिया, इस ट्रिक को इसलिए लिख दिया है जिससे आपको मौर्य वंश के शासकों का क्रम बहुत ही सरलता से याद हो जाए। 2-4 बार इसको लिख कर देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे निवेदन है कि अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लगा और मेरी कक्षा आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी कक्षा को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा उत्साहवर्धन होता रहे और मैं नियमित रूप से आपके लिए ऐसी कक्षाएं लाता रहूं। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।